अब चलते हैं आगे। भुज की स्मृति वन भूकंप स्मारक यूनेस्को की खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल। कच्छ जिले के स्थित भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की श्रेणी में यूनेस्को ब्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार का तीसरा स्थान प्राप्त किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 16 जून 2024 को इसे गर्व का क्षण कहा। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि गुजरात और भारत के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने आगे कहा कि यह गुजरात के लिए गर्व की बात है कि पहली बार भारत के किसी संग्रहालय को स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक संरक्षण की अभिव्यक्ति के लिए वैश्विक मान्यता मिली है। भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष घोषित वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्रों में प्रतिष्ठित ब्रिक्स वेरासेल्स पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में सूची में शामिल किया है। इस संग्रहालय का डिजाइन अद्भुत है क्योंकि यह हजारों पेड़ों की हरियाली के बीच में भुजियों पहाड़ियों पर बना है। भुज की स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को चीन के चेंगदू में ए4 आर्ट म्यूजियम और मिस्र के गीजा में ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है। सूची के अन्य संग्रहालयों में जापान के हिरोशिमा का सीमोर्स आर्ट म्यूजियम, नीदरलैंड के पैलिसेटलू और ओमान का ओमान एक्रोक्स एजिस म्यूजियम और पोलैंड के पोलिश इतिहास संग्रहालय शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी 2001 को मारे गए कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप में मारे गए स्मृतियों को याद में 22 अगस्त 2022 को गुजरात में स्मृति भूकंप का उद्घाटन किया था। स्मृति भुज में भुजिया पहाड़ियों पर 470 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल है जिसमें 5 लाख पेड़ 50 सैकड़े जिन पर भूकंप के 12 932 पीड़ित के नाम की पट्टिकाएं लगाई हैं। अब आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ी जलवायु घड़ी। 23 अप्रैल 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पृथ्वी दिवस के समारोह के एक भाग के रूप में रफी मार्ग नई दिल्ली CSIR मुख्यालय भवन के भारत में सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की है। जलवायु घड़ी एक सरल उपकरण पर केंद्रित है, एक घड़ी जो शून्य उत्सर्जन हमारी समय सीमा तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण समय मिनटों की गिनती करती है, जबकि प्रमुख समाधान मार्गो लाइफलाइन पर हमारी प्रगति का ट्रैक करती है। सितंबर 2020 में न्यूयॉर्क में लॉन्च के बाद में क्लाइमेट क्लॉक टीमें चियापस में से कजाकिस्तान तक, कोरिया से ग्लासो तक दुनिया भर में सक्रिय हुई हैं। कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पूर्ण ट्रेन ट्रायल का सफल परीक्षण। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी के शेष भारत को रेलांकिक लंग द्वारा जोड़ने की दिशा में 20 जून 2024 को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय रेलवे ने हासिल की। इस दिन रेलवे ने संगलदान से रियासी तक लगभग 46 किलोमीटर के खंड पर मेमू ट्रेन को सफल परीक्षण किया है। इससे पहले 16 जून 2024 को इस रूट पर रेल इंजन को चलाकर सफल ट्रायल किया गया था। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिलों में बक्कर और खोरी के बीच में स्थित यह पुल 1.3 किलोमीटर लंबा और चेनाब नदी में 5 से 59 मीटर ऊपर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा एकल मेहराब वाला रेलवे पुल है जो 227 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक परियोजना का हिस्सा है। चेनाब पुल का निर्माण एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सहित प्रतिष्ठित संस्थान शामिल है। इसमें 17 खंड है जिसके में मुख्य मेराब से 467 मीटर लंबा है जो अपनी इस तरह के सबसे लंबे खंड बनाता है। मेराब में स्टील के बक्से लगे हुए हैं, स्थिरता बढ़ाने के लिए बक्सों में कंक्रीट भरा गया है। कुल में 93 डेक खंड है जिसमें से ये प्रत्येक का वजन लगभग 85 टन। इस पुल को 120 वर्ष के जीवन काल में डिजाइन किया गया है। इसे 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवा की गति को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही विस्फोट रोधी भी बनाया गया है। यह देश की अधिकतम तीव्रता वाले जोन वी फिफ्थ भूकंप वाले बलों को झेलने में सक्षम है। चीनाब नदी भारत और पाकिस्तान की एक प्रमुख नदी है जो सिंधु की सहायक है। यह नदी हिमाचल प्रदेश में लाहौर और स्पीति जिलों के ऊपरी हिमालय के तांडी नामक स्थान से दो धाराओं चंद्र और भागा से निकलती है। अब आगे बढ़ते हैं। तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट
टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है। केरल का तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह सम्मान उसे भारतीय उद्योग परिषद के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र से मिला है। कठोर मूल्यांकन के माध्यम से यह स्थापित किया गया कि तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अनुकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू किया है, जिसके परिणामस्वरूप लैंडस्लिप में से 99.50% कचरे का प्रभावशाली उपयोग हुआ है। हवाई अड्डे में एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है जो आईएसओ इतने मानक का पालन करती है और जिसका उद्देश्य पर्यावरण दर्शन में सुधार करना और अपशिष्ट आधारित टेंडर टू टेड्रल सिद्धांत को काम करना है। डब्ल्यूएचओ ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को दी मान्यता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय हम्म, चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए डब्ल्यूएचओ सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है। 1956 में स्थापित एनएचएमएच आयुष के विभिन्न डिजिटल पहलुओं में अग्रणी रहा है। 14 जून 2024 को घोषित की यह मान्यता 4 साल की अवधि के लिए दी गई, जिसमें जो भी एनआईएमएच ऐसे सम्मान पाने वाला तीसरा भारतीय स्थान बन गया है। एनआईएमएच ने अमर पोर्टल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो 16,000 आयुष पांडुलिपियों को सूचीबद्ध करता है, जिसमें 4249 डिजिटलाइज्ड पांडुलिपियां, 1224 दुर्लभ पुस्तकें, कैटलॉग और पत्रिकाएं शामिल हैं। अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल परियोजनाओं में आयुर्वेदिक ऐतिहासिक छापों का दर्शन पोर्टल पे शामिल है, जो चिकित्सा ऐतिहासिक कलाकृतियां प्रदर्शित करता है, और आयुष परियोजनाओं को ई पुस्तकें जो शास्त्रीय पाठ्य पुस्तकों को डिजिटल संस्करण प्रदान करता है। अब आगे चलते हैं। डीडी किसान चैनल द्वारा एआई एंकर कृषि और भूमि की लॉन्च। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान 26 मई 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहली बार एआई एंकर कृषि और भूमि को पेश करने की एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत की। यह अभूतपूर्व कदम देश के कृषि समुदाय को बेहतर सेवा देने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाने के चैनल की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इस उल्लेखनीय उपलब्धि में एआई एंकर कृषि और भूमि के पास आश्चर्यजनक रूप से 50 भाषाओं में संवाद करने की क्षमता है। यह भाषाई कौशल चैनल की भाषाई बाधाओं को पार करते हुए देश भर में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने में सक्षम करेगा। ये मानव समकक्षों के विपरीत कृषि और भूमि कंप्यूटर जनित आंकड़ों हैं, जो ब्रेक या आराम की आवश्यकता के बिना दिन में 24 घंटे, वर्ष में 365 दिन समाचार और सूचना प्रसारित करने में सक्षम है। एआई एंकर पेश करने वाले डीडी किसान का पहला सरकारी चैनल है। मौसम, बाजार और कीमतों, सरकारी योजनाएं और नवनीत कृषि अनुसंधान को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में चैनल में किसानों को अपनी फसल को रोपण, कटाई, बिक्री के बारे में अच्छी तरह सूचित करने में सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2015 को लॉन्च किया गया डीडी किसान को देश के किसानों के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित मंच के रूप में देखा गया था। बिहार का नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य रामसर स्थल घोषित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने नकटी और नागी पक्षी अभयारण्यों को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम मातृभूमि के रूप में जून 2024 में अधिसूचित किया है। दोनों स्थल मानव निर्मित और बिहार के जमुई जिले में झांझा वन क्षेत्र में है। बिहार में अब रामसर कन्वेंशन के तहत 3 आर्द्रभूमि स्थल हो गए हैं। इन दोनों स्थलों में पूर्व बिहार के बेगूसराय स्थित कांवर झील को 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। बिहार के नवीनतम 2 स्थलों के बाद देश में रामसर संख्या की कुल संख्या जून 2024 तक बढ़ाकर 82 हो गई थी। नाग पक्षी अभयारण्य को भारत के 81वें रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। बिहार के जमुई जिला में 791 हेक्टेयर में फैला नागी आर्द्रभूमि क्षेत्र नागी नदी पर बांध बनाकर बनाया गया था। एक एरिया बांध के निर्माण से बनी झील सदियों के दौरान यूरेशिया, मध्य एशिया, रूस और उत्तरी चीन से आने वाले प्रवासियों को आकर्षित करती है। नागी पक्षी अभयारण्य को 1984 को स्थानीय स्तर पर पक्षी अभयारण्य के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बर्ड लाइफलाइन इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। नकटी पक्षी अभयारण्य भारत में 82वां रामसर स्थल है, जो ये भी नकटी बांध द्वारा निर्मित एक मानव स्थल है और 332
हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ यह नागी पक्षी अभयारण्य के पास और बिहार के जमुई जिले में स्थित है। अब ये बेकार है। नकटी आर्द्र भूमि को 1984 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। सर्दियों में यहाँ 20,000 से अधिक पक्षी आती हैं, जिनमें सिंधु गंगा के मैदानों पर लाल कलगी वाले पोचार्ड नेटा रूफीना का सबसे बड़ा समूह भी शामिल है। भारत में दुनिया के रामसर स्थलों में तीसरी सबसे बड़ी संख्या। वर्तमान में चीन और भारत में 82 रामसर स्थल हैं। रामसर स्थलों की संख्या के मामले में यूके 175 स्थलों के साथ पहले और 144 स्थलों पर मेक्सिको दूसरे स्थान पर है। श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा। विश्व शिल्प परिषद (डब्ल्यूसीडब्ल्यू) द्वारा जून 2024 में श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्रदान किया गया। यह दर्जा हस्तकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को बढ़ावा देगा, जिसमें जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास में लाभ मिलेगा। श्रीनगर, जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर है। श्रीनगर को 2021 में शिल्प के लिए यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। अब चलते हैं रामचरितमानस पंचतंत्र सहदेव लोकलोचन यूनेस्को के विश्व की स्मृति रजिस्टर में। 7 से 8 मई 2024 को मंगोलिया में उलान बटोर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए यूनेस्को में विश्व स्मृति में 10वीं आम सभा के इस क्षेत्र 20वीं दस्तावेजी धरोहर को विश्व स्मृति रजिस्टर के हिस्से में के रूप में मान्यता दी गई है। यूनेस्को द्वारा मान्यता 20 दस्तावेज धरोहर को शामिल कुछ महान कृतियां सुल्ताना का सपना, रेकिया हुसैन के नारीवादी काल्पनिक उपन्यास, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र और आनंदवर्धन द्वारा श्रीधर लोकलोचन आदि। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर मानवता की दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा के लिए 1992 में यूनेस्को द्वारा शुरू की गई एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इससे पहले उद्देश्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मूल्य की दस्तावेजी सामग्री को संरक्षित करना और उन तक सुनिश्चित करना है। यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल तुलसीदास की रामचरितमानस मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान 1574 में अवधी भाषा में रामचरित्र की कहानी एक महाकाव्य है। हरिगीतिका छंद में लिखी गई ये रचना आज भी उत्तर भारत में अधिकांश हिस्सों में बेहद लोकप्रिय है। दुनिया की सबसे पुरानी दंत कथाओं में एक पंचतंत्र, जिसे विष्णु शर्मा द्वारा रचित माना जाता है, लेकिन इसके कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। 300 ईसा पूर्व लगभग संस्कृत में लिखी गई यह पुस्तक मानव रूपी जानवरों की कहानी को माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है। पंचतंत्र की ये कहानी उपमहाद्वीप में फारस और अरब तक गई और वहां से यूरोप पहुंची। आनंदवर्धन द्वारा रचित श्रीधर लोकलोचन भारतीय काव्यशास्त्र पर एक ग्रंथ है। लेखक 9वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में प्रसिद्ध सम्राट अवंतीवर्मन के शासनकाल में रहते थे। एशिया बाकी तो इतना यहाँ तो कोई मतलब है नहीं।